राम आचार्य जी, इसी से संबंधित इस पे आपने पहले भी कुछ थोड़ा बोला हुआ है। मोटिवेशन वर्ड भी ये पॉजिटिविटी के साथ आजकल बहुत प्रचलित है। अगर जैसे मेरी डॉटर है, उसको अगर मैं कुछ थोड़ा आध्यात्मिक या जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं फिजिकल कि मैं ये करूँ ये करूँ, उससे आगे ही बताता हूँ तो शी सेज दैट कि यू आर डीमोटिवेटिंग मी। तो आजकल ये बहुत जल्दी डीमोटिवेशन का भी लांछन लगा दिया जाता है। अगर आप कुछ भी सच्ची बात किसी को बताना चाहें, बॉडी शेमिंग बोल दिया जाएगा। जैसे वो ओवरवेट जब हो रही है तो मैंने उसको बोला कि तुम एक्सरसाइज करो और ये खाने पे कंट्रोल लगाओ और ये जंक फूड कम करो, तो वो बोलती है कि आप मुझे बॉडी शेमिंग कर दे रहे हो अगर मैं उसे उसके ओवरवेट होने के बारे में शिक्षित करने की कोशिश करूं। तो ये मोटिवेशन और बॉडी शेमिंग ये सब चीज़ें भी इसी से ही जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं कि देखिए, ये झूठ का युग है। कुछ भी बोल लो, सच मत बोलो भाई। कुछ भी बोल लो। कोई मोटा है तो मोटा मत बोलो ना उसको। कुछ और बोल दो, उसको बोल दो ग्रेविटेशनली चैलेंज्ड। कुछ भी और बोल दो, मतलब क्या। और मुझे नहीं समझ में आता बॉडी शेमिंग माने क्या। हाँ, नियत ही ये हो कि तुम किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल गलत बात है। किसी को चिल्लाना, मोटा डबल रोटा, ऐसे तुम चाह ही रहे हो कि वो बुरा माने, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, निस्संदेह। पर अब कोई मोटा है तो तुम उसको बोलो कि मोटा है, और ये सद्भावना में बोल रहे हो कि मोटा है। तुम चाहते हो कि भाई वजन कम कर लें, आप पिता हैं, आप चाहते हैं वजन कम हो जाए, तो इसमें क्या बॉडी शेमिंग हो गई। और इतनी शेम आ रही है तो इतने मोटे हुए काहे को। अगर ये बात सुनने में इतनी शेमफुल है तो होने में शेमफुल नहीं है। जब कोई करके बहुत लजाता है तो मैं तो यही पूछा करता हूं, मैं कहता हूं सामने आने में इतनी लाज आ रही है, करने में लाज नहीं आई थी। अब जब कर लिया है तो सामने भी तो आओ, मुखड़ा दिखाओ। हाँ, नियत ठीक होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अब कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई कुछ हो गया है किसी तरीके से, और आप उसको बिल्कुल उसकी नज़रों में गिरा देना चाहते हैं, ये बात कहीं से भी सही नहीं हो सकती। लेकिन एक पिता तो ऐसा करेगा नहीं। आप पिता हैं, आपका रुख तो सद्भावना का ही होगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये सब नहीं समझ में आता कि जो सीधी बात है उसको उसको सीधा क्यों न बोला जाए, क्यों न बोला जाए। मैं अगर बीमार हूं तो मैं चाहूंगा कि मुझे कहा जाए कि बीमार हो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बीमारी को किसी पॉजिटिव और मीठे नाम के तले ढका जाए, दबाया जाए। मैं हूं भाई, बीमार हूं तो बोलो हाँ हूं बीमार, ठीक है। मैं किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो बोला जाए यू फेल्ड, और बात बिल्कुल ठीक है। उस बात को किसी और तरीके से बोलने की क्या ज़रूरत है। जो सीधी बात है वो सीधी बात है। बदनीयती में तो बोली नहीं जा रही, सच्चाई में बोली जा रही है। फिर तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें उन सब लोगों से होनी चाहिए जिनका पेशा ही है हमसे सच बोलना। जैसे डॉक्टर, जैसे जज, जैसे टीचर्स और पेरेंट्स। उनका पेशा नहीं है पर उनका धर्म है कि सच बोलें। भाई डॉक्टर अगर आपको बता दे उदाहरण के लिए कि आपकी किडनी बोल गई है या आपका लिवर अब उखड़ चुका है, तो आप तो बोलोगे बड़ा टॉक्सिक डॉक्टर है। तो बेचारा करे क्या, वो पॉजिटिव हो जाए, बोले बधाई हो आपके 2.5 लीवर हैं, बचा आधा भी नहीं है, वो क्या करे। पर इधर मैं देख रहा हूं डॉक्टर भी ये कला सीख रहे हैं। वो कह रहे चलो सेल्समैन ही तो बनना है, तो वो भी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। जज क्या करे, वो बोले नहीं देखो
मैं पॉजिटिव जज हूं, तुमने हत्या करी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी सजा ले लो, प्लीज ले लो, थोड़ी सी सजा ले लो। हाँ भाई, इनको 14 साल की दी जाती है। अरे भाई, उसने जो करा है वो खुलेआम बोलना तो पड़ेगा ना, हत्यारा है, कहीं धोखा दे के आ रहा है, कहीं चोरी करके आ रहा है, कुछ और कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो बोलोगे नहीं क्या साफ साफ उसने क्या किया, या छुपाओगे? ये क्या बात है? पर कुछ भी बोल लो, सच मत बोलो। और एक बात बताऊं, हम जिनको बेगाना पराया बोलते हैं उनसे तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो सच बोल दें। जिनको अपना बोलते हैं ना, उनको तो अपना बोलते ही इस शर्त पे हैं कि वो हमसे कभी सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने आपसे बोल दिया सच, आप उन्हें माफ़ करते ही नहीं हो। आप उनसे कभी कुछ पूछने भी जाते हो तो आपकी ये उम्मीद होती ही नहीं है कि आपको सच बताया जाए। अब तो बाकायदा स्कूलों में बुला करके पेरेंट्स को टीचर्स बताते हैं कि बच्चों से किस भाषा में बात करनी है। उन्हें बिल्कुल ऐसे मत बोल देना जिससे कि वो बेबी डिमोटिवेटेड फील करे। माने सच मत बता देना उसको। मत बोलना यू हैव फेल्ड, कहना यू विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। काहे को भाई, इतना उसको मुझे बना देना है छुई मुई कि फेलियर शब्द कान में पड़ा और वो मुरझा गया। बंदा तो ऐसा बनाना है ना उसको कि 100 फेलियर्स हो जाएं, उसे तब भी फर्क ना पड़े। और हम उसको क्या बना रहे हैं? छुई मुई। छुई मुई जानते हो ना, छूते ही मुरझा जाती है, वैसे बंद हो जाती है। हाँ भाई, फेल हो गए तो हो गए, ठीक है। या पति पत्नी हो, उनमें से कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा हो, वजन पर बात चल रही है, वजन कुछ नहीं कम हुआ है। 46 इंच कमर पहले भी थी, अभी भी उतनी है, 45.5 हो गई होगी बहुत हुआ तो, वो भी ऐसे सांस अंदर करके। पर सामने श्रीमती जी खड़ी, उनसे कहते देखो मैं पतला हो गया ना। अब मजाल है देवी जी की कि बोल दें कि तुम मनुष्य लगने लगो, बड़ी बात है। अभी तो ऐसा है कि गैंडे उठा ले जाएं तुम्हें। और यही प्रश्न अगर कहीं देवी जी ने कर दिया हो तो देवता महाराज की हिम्मत ही नहीं है कि बोल दें कि तू बहुत मोटी है। क्योंकि रिश्तों का मतलब ही यही है, एक दूसरे को झूठ की भरपूर खुराक देते रहो। रिश्ते जैसे आधारित ही झूठ पर हों। हम तुम करीब आए ही थे एक झूठ की बदौलत। वो झूठ ना होता तो हम तुम साथ नहीं होते। तो अब जब साथ आ गए तो एक दूसरे से सच कैसे बोल देंगे? सच मीठा लगे, कड़वा लगे, जैसा लगे वैसा लगे, जिनका भला चाहते हो ना, उनकी आदत डलवाइए कि दो टूक सच को बर्दाश्त कर सकें। सीधी बात, बिना लाग लपेट के। कोई चाशनी नहीं घोलनी है। हाँ, जो चीज जैसी है तथाता। तुम्हें अगर बुरी लग रही है तो तुम अपना उपचार करो। हाँ, उपचार करने में हम सहायता दे देंगे। अस्तित्व में अच्छा बुरा तो क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे ना। अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव तो आपके संदर्भ में होता है। तो आप बोले फलानी चीज मुझे बहुत बुरी लगी, तुम्हें बुरी लगी, किसी और को वही चीज बहुत अच्छी भी लगेगी। तो तुम्हें बुरी लगी है तो उपचार किसका करें, उस चीज का या तुम्हारा? उपचार तुम्हारा करेंगे ना। कि तुम्हें सच्चाई भी अगर बुरी लग रही है तो सच्चाई को थोड़ी ही बदल देंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे कि तुम्हें सच्चाई इतनी बुरी क्यों लगती है। बिटिया जहां कहीं से भी ये प्रशिक्षण लेकर के आ रही हो, देखिए कहां से ये सब बातें उसके मन में आ रही हैं। थोड़ा वहां दरवाजे बंद करिए। कि
आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो डैड, या डिमोटिवेट कर रहे हो, जो भी ये सब बातें हैं, कहीं से वो सीख रही है। जहाँ से भी सीख रही है पता करिए, रोकिए। स्कूल से ही होगा और कहाँ से। एक्चुअली में बच्चों को मुझे लगता है ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज कर दिया गया है जब से इंटरनेट का प्रचलन हुआ है, और फिर कोविड टाइम पे लाइक ज़बरदस्ती भी हमें मोबाइल और लैपटॉप्स उन्हें देने पड़े। तो अब उन्हें अपना वो सुनते हैं चीज़ें, तो अब ये सारे टर्म्स उठा रहे हैं। ये सब चीज़ें कई सारे सो कॉल यू नो जो बच्चों के बारे में बोलते हैं लोग, मोटिवेटर्स ये वो, तो वो ये सारे टर्म्स कॉइन करते हैं और बच्चे उन्हें पिक कर लेते हैं, और फिर वो अपने वही ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब वर्ड्स फेंकते हैं पेरेंट्स पे कि बॉडी शेमिंग और आप डीमोटिवेट कर रहे हैं या टॉक्सिक बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपोजर कुछ अननेसेसरी एक्सपोजर हो रखा है आजकल। एक्सपोजर टू द रॉन्ग काइंड ऑफ कंटेंट, यस। ये एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री निकली है। अमेरिका में थी डेल कार्नेगी के समय से, भारत में ये नई नई निकली है पिछले 10-20 सालों में। क्योंकि हम ट्रेंड तो वही सब फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ अब क्योंकि इंटरनेट के चलते हर चीज़ तत्काल आ जाती है हर जगह, देयर इज़ नो टाइम लैग। तो वहाँ के स्पीकर्स को देख के बिना चीज़ें समझे यहाँ पे भी स्कूलों में वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। खासकर जो हमारे सो कॉल्ड कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल्स हैं और महंगे विद्यालय हैं, तो वहाँ डायरेक्ट वेस्टर्न का सब कॉपी करते हैं वो। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को भी थोड़ा बहुत इधर उधर टीचर्स बताते हैं, वो इंटरनेट से पिक करते हैं। और आप उनसे कोई भी बात डिस्कशन करिए, कुछ भी उन्हें सही रास्ता दिखाइए, तो दे गेट हर्ट या ऑफेंडेड, हर्ट, और रोना धोना भी कर देंगे और बात करेंगे कम, और मतलब आपकी छवि उनके जहन में नेगेटिव सी बन जाएगी। तो कभी कभी दूरी भी बन जाती है। तो अब उसके चलते काउंसलिंग, स्कूलों में काउंसलिंग हो रही है बच्चों की, तो बाहर भी काउंसलर्स चल रहे हैं, उनके पास भी जाना पड़ जाता है कभी कभी। तो बहुत देखते हैं हम, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ पनप आई हैं इन सब चीज़ों से। डिप्रेशन बच्चों में आ रहे हैं, तो ये सब इंटर रिलेटेड है, क्योंकि सच की पहचान कराई नहीं जाती बहुत प्राथमिक लेवल से, जब बच्चे होते हैं छोटे, और फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं बहुत आसानी से। आई थिंक सो हमने ऐसा कर लिया है कि बाहर जो चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी उन पर तो हमने फिर भी नियंत्रण कर लिया कुछ हद तक, और अब हमने ऐसा कर लिया कि बाहर से कोई आकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। और कैसे आप किसी को बचाओगे जब वो खुद ही अपना दुश्मन बन गया हो? ज़्यादा मुश्किल क्या है, किसी को दुश्मनों से बचाना या अपने आप से बचाना? और वो चीज़ बहुत बहुत प्रकट रूप में भी दिखाई देती है। किशोरों में और जवान लोगों में मौत का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सेल्फ हार्म, आत्महत्या। बाहर का ऐसा अब बहुत हमने कम छोड़ा है जो आकर हमें नुकसान पहुंचा पाएगा, और ये कर लिया है बिल्कुल ख़राब। तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि बाहर से कोई हमें मारे, हम खुद को ही मार लेते हैं। और मार ही लें अपने आप को, शारीरिक रूप से ख़त्म ही कर दें, कोई ज़रूरी नहीं होता ना। और 100 तरीके होते हैं अपने आप को नुकसान देने के। उदाहरण के लिए यही कि पिता अगर कोई ढंग की बात कर रहे हैं तो उनसे दूर हो जाओ, और जाकर कहाँ बैठ जाओ कि अपने ही दोस्तों में कोई है जो बिल्कुल ज्ञानी बन गया है और इन्फ्लुएंसर बन गया है, उसकी शरण ले लो, या किसी मोटिवेटर को पकड़ लो। असल में चेतना का स्तर जितना गिरा है, ये मोटिवेशन इंडस्ट्री उतनी तेज़ी से उठी है और ये हर जगह पहुंच गई है।
कि मोटिवेशन का क्या मतलब है। अंधी कामना, उसको पूरा करने के लिए एक तरह का स्टेरॉइड। तो बाजार आप में जितनी अंधी कामनाएं उकसा रहा है, उतना ज़रूरी होता जा रहा है कि आपको मोटिवेशन के शॉट भी दिए जाते रहें। नहीं तो आप उनके पीछे भागते भागते बेदम होके गिर जाओगे ना। और गिर जाता है आदमी, जब गिर जाता है तो उसको लगाया जाता है मोटिवेशन का शॉट, ताकि वो फिर से उठे और फिर से अंधे बाजार की ओर भागे। बाजार की ओर नहीं भागेगा तो बाजार को मुनाफा कैसे होगा। बाजार को मुनाफा होता रहे, इसके लिए बाजार आप में सबसे पहले कामनाएं उठाएगा, और जब आप गिर जाओगे बिल्कुल खस्ता हाल होकर के, तो आप में मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाएगा। ये चल रहा है। किसी को समझाना एक बात होती है, किसी को सच बताना एक बात होती है। सही काम के लिए कोई आत्मसंशय में बैठा हुआ है, उसको याद दिलाना कि नहीं, ये काम करने लायक है, तुम करो तो सही, तुम्हारी अपनी शक्तियां जागृत होंगी, वो एक बात होती है। काम सही है इसलिए करो, जीत हो कि हार हो, ये कहना एक बात होती है। गीता, अर्जुन, निष्काम कर्म, ये युद्ध आवश्यक है, तुम लड़ो। जीतोगे या हारोगे, मरोगे या बचोगे, वो देखा जाएगा बाद में, पर तुम लड़ो, ये एक बात है। और कहना कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, वो बिल्कुल अलग बात है ना। कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं क्या, उठ अपने सपनों के लिए लड़, अपने साम्राज्य के लिए लड़, ऐसा कह रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं सही है इसलिए लड़, न सपनों के लिए न साम्राज्य के लिए, तू इसलिए लड़ क्योंकि लड़ना अभी सही है। और सही क्या है ये जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बोध। अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आज के युग की सारी व्यवस्था गिरेगी। तो हर तरीके से, चाहे शिक्षा हो, चाहे बाजार हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, हर तरीके से ही कोशिश की जा रही है कि आदमी बेहोश ही बना रहे। हवा में ही पूरा जैसे क्लोरोफॉर्म उड़ेल दिया गया हो, हर आदमी बेहोश बना रहे। जगा हुआ आदमी पूरी व्यवस्था के लिए खतरा है, तो उसको बोल दो टॉक्सिक है, गलत है। कहिए। सर, जो लोग बोध की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये इकोनॉमी और जो करंट स्ट्रक्चर है, जैसा आपने बोला, कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एस्केप रूट क्या है या बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? देखो, होना क्या चाहिए, 1000 लोग बेहोश हैं और वहां तुम होश में आ गए, ये तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होनी चाहिए या ये तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है? ये तो सौभाग्य की बात होनी चाहिए ना। तो फिर हमें डर क्यों लगता है? भाई सब बेहोश हैं, जो बेहोश है वो क्या कर सकता है? जो बेहोश है उसके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। जो बेहोश है वो तो बेचारा गुलाम है और अशक्त है। लेकिन हम प्रश्न ऐसे पूछा करते हैं कि अरे अब हम क्या करें, हमें तो दिख रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, फलानी व्यवस्था गलत है, पर हम फंस गए हैं इसमें, तो हम कैसे एस्केप करें? तुम्हें एस्केप क्यों करना है? होगा तो ये ना कि अगर आप होश में हो तो आप सब बेहोश लोगों की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर रहोगे, तो आपको वहाँ से जाना क्यों है? वो जगह तो आपकी कर्मस्थली बनेगी, वहीं पे आपको काम करना है। तो उसमें डरने घबराने की क्या बात है? या तो ये कह दो कि
आपको बस लग रहा है कि आप होश में हो आप भी बेहोश ही। अगर आप सचमुच होश में हो तो आप उन सब लोगों से तो ज्यादा ताकतवर हो गए कि नहीं हो गए? उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपना ऐसे ही अंधा चल रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता लगेगा कि आपने उनके साथ क्या कर दिया, या पता लगेगा? भाई 40 लोग सो रहे थे एक हॉल में, ठीक है, एक उठ बैठा। बताओ इस वक्त ताकत किसके पास है? जो एक उठ बैठा है उसके पास है ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हम उम्मीद बस ये करते हैं कि जगने का ये मतलब होता है कि अब वो कुछ बुरा नहीं करेगा। जागृति का अर्थ करुणा भी होना चाहिए। हाँ, नहीं तो जो उठ बैठा है वो तो कुछ भी, हो तो जितने सो रहे हैं उनको खत्म भी कर दे। पर आध्यात्मिक जागृति का अर्थ होता है कि अगर वो उठ बैठा है तो उन्हें खत्म नहीं करना चाहेगा, वो उन सबको उठाना जगाना चाहेगा। तो ये तो पोजीशन ऑफ पावर है, इसमें घबराना कैसा? आप एक स्वस्थ आदमी हो, सब बीमार हैं। ये पल आपकी ताकत का है या आपकी असहायता का? ये पल तो आपकी ताकत का है ना। बल्कि जितने बेचारे कमजोर लोग होंगे वो तो खुद आएंगे आपके पास कि हमें सहारा दे दो। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप ऐसे ऐसी अभी ना आंखें मिचका रहे हो, आप अभी उठे नहीं हो पूरे तरीके से। जागृति आ रही है धीरे धीरे, पर उस पर भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो आप चाह वही रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं कि मैं भी सो जाऊं। अब समझिए कि फिर आपकी समस्या क्या है। अभी आपने एक प्रश्न पूछा, प्रश्न में समस्या थी। आपकी वास्तविक समस्या यह है कि अब आप चाह कर भी सोते हुओं के साथ सो नहीं पा रहे, आप चाह कर भी बेहोश लोगों के साथ बेहोश नहीं हो पा रहे। ये आपकी असली समस्या है। तो समस्या का समाधान बता देता हूं। 2 समाधान है, आप चुन लीजिएगा। एक समाधान ये है कि और जोर लगाइए, कुछ करके बेहोशी हो जाइए, क्योंकि इच्छा तो यही है कि सब बेहोश हैं तो मैं भी उन्हीं के जैसा रहूं, उन्हीं के समाज में रहूं, उन्हीं में से एक रहूं। सब बेहोश है तो मैं भी बेहोश हो जाइए। क्या पता प्रयास करने से कुछ भी हो जाता है, कहते हैं प्रयास करने से अब बेहोश भी हो जाए होशमंद आदमी। और दूसरा रास्ता यह है कि जब इतना जग गए हो तो पूरे ही जग जाओ ना। जब उनसे इतने अलग हो गए हो तो पूरे ही अलग हो जाओ ना। किस अर्थ में अलग हो गए हो? कि वो बेहोश हैं और आप होश में आ रहे हो, तो अलग हो गए ना उनसे। थोड़े अलग हुए हो, पूरे ही अलग हो जाओ। जब पूरे अलग हो जाओगे तो उनके काम के हो जाओगे, फिर उनकी सहायता भी कर पाओगे। जो अर्ध सुप्त है या अर्ध जागृत है, वो न सोते हुए में होता ना जागते हुए में होता। जो जागृत हैं वो उसे अपनी कोटि में लेते नहीं, और जो सो रहे हैं उनके वो काम नहीं आ सकता, बल्कि वो बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर से वापस आते हैं उसी स्थिति पर। 40 लोग एक हॉल में सो रहे हैं, मान लो सब नीचे जमीन पर ही गद्दे वगैरह डाल के सो रहे हैं। एक जगह पर वो ऐसे ही है, अभी उनींदा आधा अधूरा जगह है। तो बाकी जो सो रहे हो तो अपने नीचे पड़े हैं, लेटे हुए हैं। ये जो जग गया है अब ये क्या करेगा? ये गिरेगा जाके और फिर ये खाएगा मार, और फिर कहेगा होश होती है बेकार चीज। तुमने मार होश की वजह से खाई या बेहोशी की वजह से खाई? तो मैं कह रहा हूं कोशिश कर लो पूरे ही बेहोश हो जाओ, मार नहीं खाओगे। जैसे सब पड़े हुए नीचे खुद भी पड़ जाओ, नहीं पड़ेगी मार। पर आधे नशे में हो, ऐसे झूम रहे हो, जाके किसी ऊपर गिर पड़े। अब लोग लेटे हुए, उनकी टांगें खिंची हुई हैं, किसी की टांग से उलझ गए, धड़ाम से गिरे, बहुत मार खाओगे। यही होता है। फिर आरोप आता है इधर कि ना शिविर से लौट के आए तब से बुरा ही बुरा हो रहा है। मैंने कहा था कि आधे जग करके लौटो,
और मैंने कहा था कि अपनी आधी जगी अवस्था में ही एक्टिविज्म शुरू कर दो। भाई थोड़ी थोड़ी आंख खुल रही है तो काहे दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो? अभी थोड़ा पड़े रहो, आंख पूरी खोल लो, फिर कुछ करना है। भीतर से ये बात निकाल दीजिए बिल्कुल कि ये तो बड़ी ट्रेजिक चीज़ होती है कि अंधों के शहर में किसी को आंख आ जाए। हालांकि इस तरह की बातें बहुत बोली गई हैं। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है, H.G. वेल्स की है, पढ़ी होगी। उसमें यही है कि एक शहर होता है जिसमें पीढ़ियों से लोग अंधे हैं, और चूंकि हमेशा से अंधे हैं तो वो पूरे तरीके से समायोजित हो चुके हैं अपने अंधेपन से। वो भूल भी चुके हैं कि ये आंखें जैसी कोई चीज़ होती है, और उनकी जो दूसरी इंद्रियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा विकसित हो गई हैं, तो टटोल टटोल के अपना काम चला लेते हैं। उनके कान विकसित हो गए हैं तो वो बहुत संवेदनशील होकर के सुन लेते हैं, उनका काम अब चलने लग गया है। तो एक दिन वहाँ एक आदमी पहुँच जाता है, नूनेज उसका नाम होता है, याद है मुझे अभी तक। तो वो वहाँ पर जाता है तो जो अंधे हैं दो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते कहाँ से आ गए तुम, और चलो हम तुम्हें रास्ता दिखाते हो। बोलता है अंधो तुम मुझे रास्ता मैं बता दूंगा ना, मैं मुझे दिख रहा है, तुम्हें तो दिख भी नहीं रहा। देखो बहकी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है दिखने जैसा कुछ होता है, दृष्टि कोई चीज़ होती है, दृष्टि तो कुछ होती ही नहीं। तो उसको और ज़ोर से पकड़ लेते हैं, वो वहाँ के पुलिस वाले होते हैं, उनको रास्ते सब रट चुके होते हैं, एकदम खटखट खटखट उसको सीधे लेके चले आते हैं। जब ले आते हैं तो वहाँ उसको जज वगैरह के सामने पेशी लगाई जाती है। वो कहता है ये आदमी विक्षिप्त है, ये बात कर रहा है कि तितलियों में रंग होते हैं और सूरज जैसी कोई गोल चीज़ होती है जो सुबह सुबह उगा करती है, और रात में तारे होते हैं और चांद होता है, और ये इंद्रधनुषों की बातें कर रहा है, ऐसी चीज़ों की बातें कर रहा है जो होती ही नहीं। इंद्रधनुष जैसा कुछ होता है क्या? पूरी सभा एक स्वर में बोलती है नहीं इंद्रधनुष तो होता ही नहीं। तो कहते हैं देखो ये पगला, और यहाँ आ गया और यहाँ के लोगों में भी इस तरह की बातें फैलाएगा कि सब पागल होते। और वो उसको हैरत, क्या है ये नाटक। तो उसको पकड़ करके वो डाल देते हैं जेल में। तो जेल में वहीं पे जो वही जो शायद जज है या जो राजा है उसकी बेटी होती है, वो मिलने आया करती है, देखती है, कहती है कोई बाहर से आया है परदेसी, उत्सुकता की बात है, देखे क्या चीज़ है। तो आती है तो दोनों को प्रेम हो जाता है। तो वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा सकती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ हाँ। बोलती है लेकिन मुझसे विवाह करना पड़ेगा। बोलता कर लेंगे, बढ़िया बात है, प्रेम है हमें, विवाह कर लेंगे। बोलते लेकिन एक और भी शर्त होती है। क्या? ये तुम ये दो अजीब सी चीज़ें यहाँ पे रख के बैठे हुए हो ना अपने, ये जो गोल गोल घूमती रहती हैं जिनके कारण तुम्हारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, इनको निकलवा दो, मेरे जैसे बन जाओ। हाँ हाँ। बोलते यही है, और ये तुम्हारे बिल्कुल कहानी में वर्णित है। बोले ये जो है ना, ये आँखें तुम्हारे ब्रेन के बिल्कुल पास हैं, और इन्हीं से तुम्हारे यहाँ इन्फेक्शन हो गया। इसका प्रमाण ये कि ऐसे ये देखो मैं ऐसे उंगली रखती हूँ और ऐसे गोल गोल घूमती हैं, पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, ये पलक जैसी कोई चीज़ झपकाते रहते हो। बोलते ये तुम निकलवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा भी दूंगी, अपन शादी करके मस्त रहेंगे। तो अब उसको छूटना है किसी तरीके से। बोलता है अब चलो ठीक है, जब सब अंधे होकर के मज़े में रह रहे हैं हम भी रह लेंगे। तो हाँ बोल देता है। तो सुबह सुबह वो आने वाले होते हैं उसकी आंखें निकालने के लिए, और तभी सूरज उगता है, और वो अपनी कैद के झरोखे से बाहर देखता है। वो देखता है अरे लालिमा है, उषा है, पहली किरणें हैं, और वो ये सब देखता है, पेड़ हैं उन पे पक्षी बैठे हुए हैं। वो बोलता है धत तेरे की, ऐसा प्रेम गया भाड़ में। बोलता है मेरे पास आंखें हैं, मैं इन पे भारी पड़ूंगा। तो तत्काल कुछ उपाय लगाता है और उस कैद से हमेशा के लिए भाग जाता है। इन मोह के चक्करों में नहीं पड़ो तो आंख वाला आदमी तो हमेशा अंधों पर भारी ही पड़ना है ना। वो अंत में भाग जाता, वो पहले भी भाग सकता था, वो कैद में फंसा क्यों रह गया? वो मोह के मारे वो देवी जी आ गई थी, और वो रिश्ते की शुरुआत ऐसी हुई थी कि उसने सोचा था मैं देवी जी को सुधार दूंगा। वो उनको दीक्षा दिया करता था। तो देखो
ऐसा होता है, इतने तरीके के रंग होते हैं, और ऐसी चीज़ होती है, वैसी चीज़ होती है। पेड़ जानती हो ना, पेड़ का रंग हरा होता है। हरा, हरा माने क्या? वो समझा ही ना पाए हरा माने क्या। तो शुरुआत ऐसे हुई थी। जिस दिन तुम जान जाते हो कि तुम होशमंद होने के कारण ही ज्यादा ताकतवर हो, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन होश काम नहीं आता जब मोह होता है, भय होता है और ये सब होते हैं ना, तब होश ऐसे हो जाता है जैसे उसको जकड़ दिया गया हो। बल्कि तब ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। वो फिर स्थिति हो जाती है जैसे भीष्म की थी, कि होश तो है, जान सब रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, बिल्कुल अशक्त हो गए। और दुर्योधन की तरफ से लड़ने का अपमान झेलना पड़ा, और बाणों की शैया पर फिर पड़े रहे इतने दिनों तक, वो कष्ट झेलना पड़ा। तो या तो बेहोश रहो, बिल्कुल हो जाओ बेहोश, जाओ बेहोशों के साथ बेहोश ही हो जाओ। उसको लेके भी कहानियां है कि एक जादूगर आता है, वो नगर के कुएं में कुछ ऐसा मिला देता है कि सब पगला जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। राजा भर बचता है जो बेहोश नहीं है। तो सारी जनता मिलकर राजा को मारने आती है। बोलते ये पागल आदमी, इसको हम राजा कैसे बने रहने दे सकते हैं, सब पगला गए हैं, और राजा अकेला जिसने कुएं से नहीं पिया है। तो सब मिलकर राजा को मारने आते हैं। तो राजा क्या करता है, वो भी जाके उसी कुएं से पानी पी लेता है। तो या तो यही कर लो कि बेहोशी हो जाओ जान बचाने के लिए, लेकिन इसका सुझाव नहीं दूंगा। नूनेज को याद करो, उगते हुए सूरज को याद करो, और कहो कि मैं अगर जान रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं सत्य के बोध के अगर पक्ष में खड़ा हूं, तो मैं तुमसे ऊंचा हूं, बेहतर हूं, सशक्त हूं, प्रबल हूं। मैं बेचारा क्यों बनूं? मैं अपनी नजरों में क्यों गिरूं? मैं तुम्हारे सामने दयनीय क्यों बनूं? मैं अपनी नजरों में छोटा क्यों हो जाऊं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सही हूं, सच्चा हूं, होशमंद हूं? नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि होश तुम्हें भी आ जाए, पर अगर तुम्हें नहीं आ सकता तो मैं चला। मैं तुम्हारी बेहोशी की वेदी पर अपनी कुर्बानी तो नहीं देने वाला। तुम्हें बेहोश रहना है, तुम पड़े रहो। कोशिश मेरी यही है तुम्हें भी होश आ जाए, पर अगर तुम्हारी जिद है तो तुम्हारी जिद तुम्हें मुबारक, मैं चला।